प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि देखिए दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, राइट, एक सिंगल सेल होता है और सारे जो भी फंक्शंस होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कहां परफॉर्म होते हैं, उसी एक सिंगल सेल में होते हैं। बट अगर हम सेकंड हैंड पे ले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक से ज्यादा सेल से वो बने हुए होते हैं, तरह तरह के सेल्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो भैया अगर इतने सारे तरह तरह के सेल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स किसी की बॉडी में प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, काम बढ़ जाएगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारा दिवाली की सफाई हमें करनी है, तो मैं क्या करूंगी, क्या मेरी मम्मी ही अकेले सारा काम करती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा ना। हम इतने सारे मेंबर्स हैं, मेरे पापा भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है, तो हम क्या करेंगे, मिल बांट के सारा काम करेंगे। मैं बोलूंगी कि मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, भाई मेरी जो बहन है वो ड्राइंग रूम की सफाई कर लेगी, ठीक है, पापा जो है वो गैराज की सफाई करेंगे। तो इस तरीके से जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा, जो लेबर है वो डिवाइड हो जाएगा ना, और डिफरेंट तरीके से हम क्या कर लेंगे, उस काम को कंप्लीट कर लेंगे सब साथ में मिलकर। इसी तरीके से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में भी यही होता है, भाई डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काम को, अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। वहां पर क्या होता है, जो लेबर है वो डिवाइड हो जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट इन अ सेल। किसी भी सेल में जो ये लेबर का डिवीजन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम काम डिवाइड कर रहे हैं, क्यों करते हैं काम डिवाइड। देखिए by dividing the task among the cell organelles, the cell becomes more efficient and can perform a wide range of functions necessary for its survival. तो सबसे पहला तो ये कि अगर एक ही सेल है, ठीक है, इस तरीके से एक सेल है हमारे पास, अब इस सेल में ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे, जैसे कि क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक गोल्जी बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ना डिफरेंट डिफरेंट हम पढ़ेंगे इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं इस सेल के अंदर, और सब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम को परफॉर्म करेंगे, अपने अपने स्पेसिफिक काम को अगर एक के बाद एक ही सब परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर ये न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, ये गोल्जी बॉडी कुछ और काम कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और काम कर रहा है, तो वाइड रेंज ऑफ जो फंक्शंस है वो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं एक ही सेल में, राइट। जैसे एक ही घर में डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, कोई कुछ और काम करता है, कोई खाना बनाता है, कोई सफाई करता है, राइट। तो अलग अलग काम एक ही घर में आराम से हो जाते हैं, इजीली वेरियस फंक्शंस हो जाते हैं। इसी तरीके से एक ही सेल में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सेल भी काफी वैरायटी के होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है उनके जो ऑर्गेनल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट काम इजीली कर लेते हैं, इजीली हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए जो सेल है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल के अंदर भी और एक डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होता है, एक तो सेल के अंदर भी होता है और एक जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स हैं उनमें भी होता है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये हमारा सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज इस सेल में होनी है कि कौन सा ऑर्गेनल क्या काम करेगा, ये सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद लाइसोसोम्स वर्क एज डिस्पोजल सैक्स और डिस्पोजल बैग्स। तो हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं, इस तरीके से छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, क्या ये हमारे लाइसोसोम्स हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं एज डिस्पोजल सैक्स। मतलब ये जो सेल है ना, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, अगर कोई ऑर्गेनल खराब हो जाए, मान लीजिए खराब हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, इसे डिस्पोज कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि सेल में ही कुछ दिक्कत हो जाती है, पूरा सेल मेल फंक्शन करने लगता है, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, इस पूरे सेल को ही खत्म कर देते थे, इसीलिए इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जांपल, सेल मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन। अब इसी तरीके से ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, एक तरीके की आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या काम करती है भाई, ये किसके लिए काम आती है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है,
ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, एज अ बैरियर काम करती है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एज अ बैरियर काम करती है। बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करती है फैट्स को एंड लिपिड्स को विद इन द सेल। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है। ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं, जिसे वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ आया कि डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सेल के अंदर भी क्या होता है, सेल जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में भी, जैसे अगर वैरायटी ऑफ सेल्स हैं तो अलग अलग सेल्स अलग अलग तरह का काम करते हैं किसी की भी बॉडी में। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डिवीजन ऑफ लेबर। अब आगे बढ़ते हैं। The basic parts that are present in both plant and animal cells are cell membrane और plasma membrane, cytoplasm, nucleus and mitochondria। तो ये कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट में भी, एनिमल में भी। क्या काम करती है? एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर काम करती है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल में, और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो पहला सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये होते क्या है? तो पहली बात तो आप ये देखिए कि इसमें क्या वर्ड आ रहा है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या होती है? एक तरह की कवरिंग होती है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी तरह की कवरिंग, उसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। So the plasma membrane, also known as cell membrane, is like a protective layer of the cell. किसी भी सेल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये सेल होता है ना, उसके ऊपर इस तरीके से चढ़ी हुई होती है, और उसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडीज हो गई, कुछ भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। राइट, अंदर का कंटेंट बाहर नहीं जाता, बाहर का कंटेंट अंदर नहीं आता, प्रोटेक्शन देती है। राइट, इसका फंक्शन क्या होता है? एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इनसाइड ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। राइट, अब आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? ये एक सेल है, उसके ऊपर इस तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, मेरे साथ इसके नोट्स भी बनाते जाइए। वैसे आपको नोट्स विद्यामाइन ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, बट स्टिल आपको इस सेशन में काफी अटेंटिव होकर पढ़ना है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज अ थिन लिविंग एंड इलास्टिक और फ्लेक्सिबल सिलेक्टिवली permeable membrane and it is made up of proteins and lipids। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहली बात तो ये काफी थिन होती है, दूसरी बात ये लिविंग है। कैसी मेम्ब्रेन है? लिविंग मेम्ब्रेन है, एंड इट इज इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल से मतलब क्या है? लाइक ये कोई सी भी शेप ले सकती है। राइट, इट कैन फ्लो इजीली। साथ ही साथ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब क्या है हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और किससे बनी हुई होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये बनी होती है हमारी प्रोटीन से एंड लिपिड से। आगे समझ में? ये हमारी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं भाई इसका जो स्ट्रक्चर है। पहला तो देखिए फंक्शन क्या है, एक तो पहले फंक्शन इसके पढ़ लेते हैं। इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, मतलब क्या करती है? सेल को बचाती है, सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं उन्हें बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, यही होता है ना। दूसरा, इट कीप्स हार्मफुल सब्सटेंसेस आउट व्हाइल अलाउइंग नेसेसरी मटेरियल्स टू एंटर। तो ये क्या करती है? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें तो बाहर रखती है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें तो बाहर रखती है, अंदर नहीं आने देती।
ठीक है, और जो अंदर के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी मटेरियल्स हैं उन्हें ही अंदर आने के लिए क्या करती है, अलाउ करती है। ये आ गया समझ में? आगे देखिए, अब हमने जो पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये वर्ड हमने पढ़ा था ना। अब इस वर्ड का, इस टर्म का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल? So the membrane is selectively permeable, which means it allows certain substances like water and nutrients to pass through it, but stops harmful substances from entering. देखिए, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि क्या करती है, सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल में एंटर करने देती है और सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल से बाहर जाना अलाउ करती है। सिलेक्टिव चीजें मतलब जो कि सेल के लिए फायदेमंद है, जिनका सेल से बाहर जाना जरूरी है, जिनका सेल के अंदर आना जरूरी है। जैसे वाटर हो गया, कई बार सेल में वाटर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसे निकाल देगी। और अगर कई बार क्या होगा कि सेल डिहाइड्रेट हो गया, ठीक है, सेल के अंदर वाटर चाहिए तो ये क्या करेगी, उस वाटर को अंदर आना अलाउ कर देगी। सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो उन्हें भी अंदर आना ये अलाउ कर देती है। बट जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे ना बाहर, सेल के बाहर जो भी ऐसी चीज होगी जो सेल को हार्म कर सकती है, उसे सेल के अंदर आने नहीं देगी। इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। अब आपको इस वर्ड का मतलब समझ आ गया। सिलेक्टिव, यहाँ पे आपको कीवर्ड ध्यान रखना है कि सिर्फ सिलेक्टिव यूजफुल चीजें ही सेल के अंदर आ सकती हैं, सेल के बाहर जा सकती हैं अगर नेसेसरी हो तो। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका मेन और क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको, सेल को। अगर मेम्ब्रेन होती है तभी तो सेल में शेप और स्ट्रक्चर आता है, राइट। ये क्या करती है, इट होल्ड्स द पार्ट्स ऑफ द सेल टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। अब देखिए, ये जितने भी कंटेंट्स हैं इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से कि ये क्या है, पानी है। पानी में क्या है, कुछ हमारे कंटेंट्स हैं, इस तरीके से कुछ हमने इसमें चीजें डाली हुई है। अगर हम इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो ये बहती रहेंगी, बाहर पड़ी रहेंगी इसी तरीके से। कोई शेप नहीं होती ना पानी की। वाटर की कोई शेप होती है क्या, नहीं होती। जैसे भी डाल दो वैसे उसकी शेप आ जाती है। अब क्या करूंगी मैं एक बलून ले लूंगी या फिर मैं कोई कंटेनर ले लूंगी। अब उसमें मैंने ये पानी डाल दिया, अब मैंने ये वाटर उसमें फिल कर दिया और जितने भी कंटेंट्स हैं वो भी इस पानी में आ गए, राइट। अब इस पानी को एक शेप मिल गई है। अब इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या हो गई है, प्रोटेक्शन भी मिल गई है। बाहर की कोई चीज एंटर नहीं करेगी, अंदर की कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। इसके पास एक शेप है, डेफिनेटली इसके पास शेप भी है ना, शेप है ना। अब क्या होगा, इस तरीके से इस पानी को एक स्ट्रक्चर मिल गया है। इसी तरीके से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वर्क करती है। वो भी क्या करती है, सेल को और उसके जो कंटेंट्स हैं उन्हें एक शेप प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। समझ आ गया? आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द मेम्ब्रेन अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव in and out of the cell through tiny openings, and this helps maintain the balance of important substances inside the cell. अब होता क्या है कि ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है सेल, इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स जो हैं, अब आपने एक बार सोचा है कि कैसे सेल के अंदर से चीजें बाहर जाती हैं और बाहर से अंदर आती हैं, किसके थ्रू, क्या मेम्ब्रेन के थ्रू जाती हैं? नहीं, ये मेम्ब्रेन में ना छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स होते हैं, उनके थ्रू चीजें अंदर बाहर जाती हैं, इन एंड आउट मूव करती हैं। तो काफी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको समझ आ गया? अब देखिए, मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ। अगर आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये बलून आपको याद रखना है। ये बलून है, इसमें पानी है, इसमें काफी सारे हमने कंटेंट्स डाल दिए हैं कुछ, ठीक है। मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ठीक है, और ये अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल ऑर्गेनल्स है इसके अंदर, ठीक है। इसे एज अ सेल इसे आपको इमेजिन करना है। अब जो जो बलून के फीचर्स होंगे वही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स होंगे। बलून के अंदर पानी भर दिया, उसको बलून को आप पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो इलास्टिक काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी काफी फ्लेक्सिबल होती है, राइट। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि देखो इसे हम किसी भी शेप में मूव करवा सकते हैं। इलास्टिक होता है ना बलून, आपने रबड़ देखा कितना इलास्टिक होता है, तो ये बलून इतना इलास्टिक होता है। इसी तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी काफी इलास्टिक होती है। किसी भी शेप में हम इसे
मोल्ड कर सकते हैं ना, कितनी फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है। ये जो आउटर मोस्ट बलून, ये आपने देखा होगा, ये कैसा होता है, थिन होता है ना काफी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसी होती है हमारी, थिन होती है। तो इस तरीके से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसे याद रख सकते हैं, राइट। तो हमने इस सेशन में क्या पढ़ा, हमने इस सेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा, उसके फंक्शंस को हमने समझा, राइट। सो आई होप ये टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।